कल्पना कीजिए यदि आपको आपके ही घर से जबरन निकाल दिया जाता है तो आप पर क्या बीतेगी। दरअसल यह घटना है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में ऐसी ही एक नीति लाई गई थी जहां पर ब्लैक के साथ, जो कि साउथ अफ्रीका के निवासी थे, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था, जिसमें व्हाइट कम्युनिटी ने जाकर उन्हें अपने घर से, जो उनका निवास स्थान था, वहां से भी हटा दिया था। ऐसे में वे कहाँ जाते? तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये कौन सी नीति थी? यह नीति थी रंग भेद की, नस्ल भेद की। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं साउथ अफ्रीका की इसी रंगभेद नीति के संदर्भ में कि रंगभेद नीति कब लाई गई थी और फिर बाद में इसका अंत कैसे हुआ। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है साउथ अफ्रीका में कैसे खत्म हुआ रंगभेद, जानिए इसका इतिहास। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है, फिर इसके बाद समझेंगे अफ्रीका में रंगभेद की स्थिति के बारे में, फिर उस समय इस स्थिति से उबरने के लिए वहां पर कितना लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका इतिहास क्या रहा है, फिर रंगभेद की स्थिति को समाप्त करने के लिए कौन से कानूनों में परिवर्तन वहां किया गया और एक जनमत संग्रह किया गया था इसके खिलाफ रंगभेद नीति को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर इस जनमत संग्रह को कब किया गया, फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि यह विषय सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है, यानी जीएस के, जनरल स्टडीज के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। सबसे पहले हम देखते हैं खबर। खबर बहुत सारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई थी क्योंकि यह खबर काफी महत्वपूर्ण है अफ्रीका के इतिहास के संदर्भ में। साउथ अफ्रीका में यह घटना उस समय काफी बड़ी घटना के रूप में देखी जा रही थी, यानी किसी देश का इतिहास बदलने वाला था, किसी देश के लोगों को उनका अधिकार मिलने वाला था। ऐसे में यह विषय काफी महत्वपूर्ण है। खबर क्या है? खबर द इंडियन एक्सप्रेस से ली है और इसमें खबर क्या प्रकाशित हुई थी? ऑन दिस डे 31st ईयर एगो हाउ अपार्थीड एंडेड इन साउथ अफ्रीका। अपार्थीड का मतलब क्या है, यह आगे हम पढ़ेंगे कि अपार्थीड किस विषय से संबंधित है, आखिर यह विषय, यह टर्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे खत्म करने की बात क्यों कही गई थी साउथ अफ्रीका में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों आ गई है, यह सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या वजह है। यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका के संदर्भ में ही, दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में ही, तो 17 मार्च 1992 को साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम क्या था? जनमत संग्रह। यह जनमत संग्रह यहाँ पर अश्वेत नहीं जबकि श्वेत व्यक्तियों के बीच ही करवाया गया था। तो आप समझ सकते हैं श्वेत व्यक्तियों के बीच यह जनमत संग्रह हुआ किस लिए? रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए, रंगभेद को समाप्त करने के लिए। रंगभेद किसके खिलाफ समाप्त करने के लिए? साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों के खिलाफ जो रंगभेद की नीति अपनाई जा रही थी उसे समाप्त करने के लिए। तो इस वर्ष 1992 में 17 मार्च के दिन ही यह जनमत संग्रह कराया गया था और भारी संख्या में लोगों ने इसके पक्ष में मत दिया था कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त किया जाना चाहिए। गैर श्वेत आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त करने के लिए यहाँ भारी समर्थन प्राप्त हुआ था। लगभग 69% लोगों ने कहा था कि इस नीति को साउथ अफ्रीका में समाप्त कर देना चाहिए। ये बात भी इसमें कही गई थी। इसके साथ ही यदि हम बात करें आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कब हुई, कैसे कानूनों के बारे में यहाँ चर्चा हुआ, तो आधिकारिक वार्ता 1990 में प्रधानमंत्री FW डी क्लर्क के तहत शुरू की गई थी। 1990 में आधिकारिक वार्ता शुरू हुई। जब पहली बार इन्होंने संबोधन किया, जब इन्हें यहाँ पर संबोधन का मौका मिला साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है बातचीत का, हमें बातचीत करनी चाहिए और रंगभेद की नीति को समाप्त कर देना चाहिए। ये तो हमने देखा कि यह चर्चा में क्यों है, यह दिन इतना खास क्यों है। अब हम जानेंगे कि अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति है उसका इतिहास क्या रहा है। रंगभेद को लेकर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसकी स्थिति क्या रही है। दरअसल हमने अभी पिछले स्लाइड में एक शब्द पढ़ा था जिसका नाम था अपार्थीड। यह शब्द क्या था? अपार्थीड। अपार्थीड का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव या पृथकता। अलगाव या अलग करना, किसी व्यक्ति को पृथक करना, कुछ समूहों को। तो दरअसल पहली बार वर्ष 1948 में इसकी शुरुआत हुई। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कुछ नस्ली विभेद किए गए, यहाँ पर कुछ वर्गीकरण किए गए और इन वर्गीकरण के आधार पर ही साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे
उनके साथ यह नीति अपनाई जाने लगी, उन्हें अलग कर किया जाने लगा, उन्हें पृथक किया जाने लगा। तो रंगभेद आधिकारिक तौर पर 1948 में शुरू हुआ, जब अफ्रीका में इससे जुड़े कानून लाए गए और अफ्रीकन भाषा में इसे अलगाव कहा गया, जिसका नाम क्या था, अपार्थीड। नागरिकों को 4 नस्लीय समूहों में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। कौन कौन सा समूह था? एक तो ब्लैक समूह, दूसरा समूह था इंडियन, तीसरा था कलर्ड जिसमें मिक्स्ड रेस या मिक्स्ड कलर के लोग रहते थे, और चौथा समूह था व्हाइट। 4 लोगों का यह समूह था जिसमें ब्लैक शामिल थे, भारतीय यानी इंडियन शामिल थे, रंगीन यानी कलर्ड लोग शामिल थे, और चौथा था व्हाइट। इन 4 नस्ली समूहों में इन्हें विभाजित कर दिया गया और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर इनके लिए अलग अलग नीतियां भी लागू की जाने लगी। रंगभेद ने दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिए अंतरजातीय संबंधों को आगे बढ़ाना अवैध बना दिया था, इसलिए इन लोगों में यहाँ पर काफी आक्रोश भी जागा। लेकिन ये क्या करते? यदि अब बात करें हम ब्लैक दक्षिण अफ्रीकी लोगों के ही संदर्भ में, तो प्रत्येक रेस के लिए शहरी क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक खंड स्थापित कर दिए गए थे और बलपूर्वक ब्लैक साउथ अफ्रीकी लोगों को उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो अपने आप में ये काफी बड़ी बात थी उस समय साउथ अफ्रीका के संदर्भ में। यदि हम इन्हीं स्थितियों के बारे में आगे चर्चा करें तो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की लगभग 80% से अधिक भूमि पर व्हाइट अल्पसंख्यकों का यहाँ पर कब्जा हो गया था, स्वामित्व हो गया था, जो कि कुल आबादी का मात्र 20% थे। इसके अलावा जातीयता के अनुसार यदि हम बात करें तो जो साउथ अफ्रीका की मेन आबादी थी वे आदिवासी होमलैंड्स तक ही सीमित हो गए थे। वहीं ब्लैक दक्षिण अफ्रीकियों को राजनीतिक और आर्थिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो अपने ही देश में जब व्यक्तियों को ना तो राजनीतिक अधिकार हो ना ही आर्थिक अधिकार हो और उनको उन्हीं के घरों से हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो सोचिए कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। 80% आबादी 20% जगह पर रह रही है, जबकि 20% आबादी अफ्रीका के 80% क्षेत्र में निवास कर रही है। तो आप समझ सकते हैं अफ्रीका के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात थी ये उस समय। ये तो हमने देखा उनकी स्थिति के संदर्भ में, लेकिन कहीं ना कहीं यह विरोध प्रदर्शन का कारण बनता है, लोगों में आक्रोश का कारण बनता है। लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाना यहाँ पर स्वाभाविक था, तो लोगों ने इसका विरोध भी किया और विरोध को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का विरोध रंगभेद से पहले है। यहाँ पर यदि हम बात करें नस्लवाद के संदर्भ में, तो दरअसल अफ्रीका में भी कई नस्ल के लोग रहते थे। पहले एक तो वही साउथ अफ्रीका की ही बात कर रहे हैं, जब भी अफ्रीका के बारे में बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका होगा इस सेशन में। दरअसल साउथ अफ्रीका में कुछ डच लोग भी निवास करते थे जो बाद में जाकर वहां रहने लगे थे। तो कुछ वहीं के जो ब्लैक साउथ अफ्रीकी लोग थे और कुछ डच जो वहां पर निवास कर रहे थे, उनका भी वहां पर निवास स्थान हो गया था। तो पहले नस्ल के आधार पर इनके साथ विरोध होता था, फिर बाद में रंग के आधार पर होने लगा। इसलिए क्या कहा गया, नस्ल का विरोध, नस्लवाद को लेकर वहां विरोध रंग भेद से भी पहले था। दरअसल यदि हम बात करें वर्ष 1880 के दशक में, क्योंकि उस समय पहली बार एक छोटा सा समूह निकलकर सामने आया था जिन्होंने इसके प्रति आवाज उठाई थी कि रंग भेद को समाप्त किया जाए, नस्ल भेद को समाप्त कर दिया जाए। उनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, तो वे कैसे उस देश में रह सकते हैं। तो वर्ष 1880 के दशक में इम्बुम्बा और मान्यामा ये 2 अश्वेतों का संघ था जिन्होंने अपनी पहचान को चिन्हित करने की बात कही कि हम साउथ अफ्रीकी लोग हैं और हमारी यहाँ पर पहचान है, खास पहचान है। इसकी बात इन्होंने यहाँ पर उठाई थी। लेकिन जो खास राजनीतिक संगठन की हम बात करें कि अफ्रीका में खास राजनीतिक संगठन में कौन सा था जिसने अश्वेतों के अधिकारों के प्रति पहली बार लड़ाई लड़ी थी, तो वह था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ANC, जिसके बारे में हम आगे फिर लगातार चर्चा करेंगे। तो श्वेत वर्चस्व का विरोध करने वाला शायद सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक संगठन यही था। और ये इस संगठन की हम बात करें कि शुरुआत इस संगठन की कैसे हुई थी, तो यह कुलीन अश्वेतों के नेतृत्व में एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और इसका गठन हुआ था वर्ष 1912 में, यानी इसके काफी समय के बाद इसका गठन हुआ। यदि हम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की ही बात करें तो इस संगठन की बात करें यदि, तो इसने सबसे पहले याचिकाओं और विनम्र संवाद के माध्यम से अपने मांगों को व्यक्त किया। मतलब जब वो कोई मांग करते थे तो याचिका के रूप में करते थे, विनम्र यहाँ पर प्रपत्र देकर ही यहाँ पर अपनी मांग करते थे। लेकिन देखा गया कि जब ये जैसे ही धीरे धीरे अपनी मांग करते हैं तो इनका दमन किया जाने लगा। तो जैसे जैसे इनका दमन अधिक क्रूर हुआ तो इन्होंने अपने तरीकों में भी बदलाव किया और वर्ष 1949 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने हड़ताल, विरोध और अहिंसक प्रतिरोध का यहाँ पर सहारा लिया। यानी फिर इसके बाद इन स्वरूपों को भी यहाँ पर अपनाया जाने लगा।
इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन थे जो पुरजोर तरीके से रंग भेद का विरोध कर रहे थे, अश्वेतों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? वो व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। और इस समय यही व्यक्ति थे जो काफी महत्वपूर्ण थे। वर्ष 1952 की बात करें हम एक टाइम पीरियड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड जैसे भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वैसे यहाँ पर अफ्रीका में भी ये टाइम पीरियड काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1952 में अवज्ञा अभियान शुरू किया गया। अब यहाँ पर चर्चा का विषय है कि अवज्ञा अभियान क्या था। तो वहां पर लोगों से आह्वान किया गया कि रंग भेद की नीतियों के प्रति विरोध प्रदर्शन करें और खुद को यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए तैयार करें, पेश करें कि हाँ ठीक है, हम रंग भेद के प्रति जो नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए हम इस तरीके से खड़े हैं कि हमें आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर अवहेलना से सरकारी संस्थाएं प्रभावित होंगी। लोगों का मानना यही था कि जब हम ऐसा करेंगे तो वहां पर जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो प्रभावित होंगी, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। तो कहीं ना कहीं यह इस देश के जो अश्वेत व्यक्ति थी, कम्युनिटी थी, उनके लिए यह महत्वपूर्ण था। इसके बाद इन विरोध प्रदर्शनों के क्रम में ही यदि हम आगे बढ़ें तो वर्ष 1950 के दशक के अंत में हिंसक तरीकों का आह्वान किया गया, क्योंकि लोग थक चुके थे ऐसा कर करके कि कब तक वो हड़ताल करते, कब तक प्रदर्शन करते। बाद में क्या हुआ कि लोगों द्वारा हिंसक तरीकों को यहाँ पर आह्वान किया गया और बढ़ते दमन के साथ इस प्रतिरोध का लोगों ने सामना भी किया। यहाँ पर सबसे खराब प्रदर्शन वाला समय था कब? जैसे भारत में सबसे बुरी स्थिति थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अफ्रीका की बात करें तो वर्ष 1960 में शार्पविले में यही ऐसी घटना दोहराई गई। हालांकि वे इतनी क्रूर नहीं थी जितनी भारत में, लेकिन थी तो क्रूर ही। यदि एक व्यक्ति की भी मृत्यु होती है तो यह काफी बुरी बात मानी जाती है। तो एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस बड़े प्रदर्शन में पुलिस कम्युनिटी ने लोगों पर, अश्वेत व्यक्तियों पर लगातार गोलियां बरसाई। और जब लगातार गोलियां बरसाई तो ऐसा देखा गया कि कम से कम यहाँ पर 69 अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी मारे गए। यह आंकड़ा बहुत कम है। बाद में इससे कई बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आया कि इसमें इतने लोग मारे गए थे, लेकिन चर्चा में इतने ही व्यक्ति के बारे में है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस नरसंहार के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। तो यह अश्वेत व्यक्तियों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति और भी बुरा प्रदर्शन यहाँ पर सरकार के द्वारा देखा गया। कुछ अश्वेत नेताओं सहित लगभग 18,000 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें जेल में डाल दिया गया, जिसमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे। उन्हें यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन्हें 27 वर्ष जेल में बिताए थे। इसके बाद गोरों यानी व्हाइट कम्युनिटी और अश्वेतों के बीच सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति असंतुलन पैदा हो गया। लोगों में काफी विरोध हो गया, विद्रोह भर गया। इसके बाद जो सामने आता है सबसे महत्वपूर्ण पीरियड, जिसमें कानूनी परिवर्तन किए गए और फिर एक जनमत संग्रह करवाया गया। दरअसल फिर अफ्रीका के यानी साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं डी क्लार्क। कब? वर्ष 1989 में ये सत्ता में आते हैं। लेकिन जो रूढ़िवादी कम्युनिटी थी, पहले से श्वेत कम्युनिटी थी, उसका मानना था यहाँ पर रंगभेद अभी भी चलता रहेगा, इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वर्ष 1990 में डी क्लार्क को यह बात समझ में आई कि जैसी स्थिति अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में बन रही है, जैसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर आ रहा है और आसपास ऐसी नीति बिल्कुल भी बनाए जाने की संभावना नहीं दिख रही है, लोग इससे आसानी से अब मानने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पहली बार अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है बातचीत का और हमें रंगभेद की नीति को समाप्त करना चाहिए। व्हाइट कम्युनिटी को खुद एक साथ आकर यहाँ पर ऐसी नीतियों का विरोध करना चाहिए। तब यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1992 को। इसलिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण है, यह तारीख काफी महत्वपूर्ण है। 17 मार्च 1992 को दक्षिण अफ्रीका की सफेद आबादी के बीच एक जनमत संग्रह हुआ और लगभग 69% लोगों ने कहा कि रंगभेद की नीति को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता और कानूनी समानता का एक नया युग यहाँ पर सामने आया। जिसके बाद वर्ष 1994 में, तो 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला गैर नस्ली चुनाव यहाँ पर आयोजित किया। जब यहाँ पर पहली बार गैर नस्ली चुनाव आयोजित हुआ तो सबसे शानदार तरीके से जीत हासिल की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। इनकी यहाँ पर शानदार जीत हुई, इस पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यानी अश्वेतों का देश है और वहां पर राष्ट्रपति श्वेत बनते आ रहे थे पहली बार, यानी वर्ष 1994 की बात है, बहुत दूर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उस देश में जब पहली बार उन्हीं की कम्युनिटी का कोई व्यक्ति बनता है राष्ट्रपति, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है साउथ अफ्रीका के संदर्भ में। यह हमने चर्चा की साउथ अफ्रीका के विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में, रंगभेद के इतिहास के संदर्भ में।
और इस महत्वपूर्ण जन्म संग्रह के संदर्भ में जो उस समय काफी महत्वपूर्ण था। डी क्लार्क ने एक और खास बात की थी कि उस समय जैसे ही वे सत्ता पर आए तो उसके बाद जब उन्होंने यह बात कही 1990 में कि हमें बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, उन्होंने फिर जो कैदी वहां पर थे उन्हें रिहा किया, जिसमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे, और उसके बाद लोगों से इस बारे में बातचीत की कि जल्दी ही यहाँ पर खुद का कानून बनाया जाएगा जिसमें सभी समान होंगे। अब आइए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है। कथन क्या है, 17 मार्च 1992 को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त करने के लिए जन्म संग्रह हुआ। दक्षिण अफ्रीका में 1948 के कानून ने उन लोगों के लिए अंतर्जातीय संबंधों को आगे बढ़ाना अवैध बना दिया। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ ही आप इन डेप्थ के सेशन को शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि खास एपिसोड है, ध्यान रखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।